हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। हमने कल पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो भी हम अपने दिमाग से ओरिजिनली क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स हैं इसके, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक, एंड देन सेकंड इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक में क्या होता है कि जो भी हम बुक्स, सॉन्ग्स, मूवीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स में। जो भी हम आर्टिस्ट वाला काम करते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। और इन सब चीज़ों के लिए हम लेते हैं इसके जैसे मैंने टाइप्स भी बताए थे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। उसमें फर्स्ट था कॉपीराइट। कॉपीराइट हम लेते हैं आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। फिर दैन हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना, कुछ नया, कुछ लोगो इन्वेंट करना, या कुछ एक नया प्रोडक्ट का आइडिया माइंड में लेके आना, फिर कुछ एक नया डिज़ाइन बनाना। इनके लिए लिया जाता है पेटेंट। ये हम कल पढ़ चुके हैं। हम आज शुरू करेंगे ट्रेडमार्क से। ट्रेडमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, चलो बाद में बताऊँगा, आपको क्लियर कर लेता हूँ पहले ये होता क्या है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई एक स्पेशल वर्ड, नेम, सिंबल, साउंड, साइज़ या कलर, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहचाना जाए, वो ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक मार्क होता है जो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई नाम है, कोई वर्ड है, कोई कलर है, कोई सिंबल है, कोई साइज़ कुछ भी हो सकता है। तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। अब हम चाहेंगे कि जैसे जो हमारी प्रोडक्ट का नाम है वो कोई और यूज़ ना कर पाए, तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लेते हैं। ट्रेडमार्क एक तरह से सिक्योरिटी राइट हमें मिल जाता है कि हमारे नाम को कोई और बिजनेस या कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है। वो हमारी तरह से वेल प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी बन जाती है। ट्रेडमार्क जो होता है आज के टाइम में काफ़ी इम्पैक्ट डालता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस पे, मार्केटिंग के टाइम पे। क्योंकि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई एक और कंपनी है या कोई एक और पर्सन है जो आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है या आपका नाम यूज़ कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी कंपनी का भी नाम खराब होगा। क्योंकि नाम तो एक ही है, लोगों के माइंड में क्या आ जाएगा, भाई ये प्रोडक्ट खराब है, मैं नहीं खरीदना इसे। तो जब वैसे देखा जाए तो वो प्रोडक्ट जो है आपका नहीं है, वो किसी और कंपनी का है, लेकिन नाम आपका ही है, तो नाम आपका भी खराब होगा। तो नाम खराब ना हो उस चीज़ के लिए आपको लेना पड़ता है ट्रेडमार्क राइट। ट्रेडमार्क राइट जो है किसी भी और पर्सन को, किसी भी और बिजनेस एंटरप्राइजेस को उस नाम को या उस आइडेंटिटी को यूज़ करने से रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक सकते हैं आप। हाउएवर इफ समबडी मेक्स सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस बट उसका ट्रेडमार्क अलग है, उसका नाम अलग है, तो वो ट्रेडमार्क को सही रोक नहीं सकता है। लेकिन चीज़ वही है, नाम कुछ और है उसका, आइडेंटिफिकेशन कुछ और है उसकी, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। अब हमारी आती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि ट्रेडमार्क के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले सिमिलर चीज़ है कि हमें पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसमें हमें अपना आइटम बतानी पड़ेगी कि हम किस चीज़ के लिए ट्रेडमार्क ले रहे हैं। अपने नाम, वर्ड के लिए, नाम के लिए, साइज़ के लिए, कलर के लिए, किस चीज़ के लिए, वो हम आइटम उसमें मेंशन करेंगे। ट्रेडमार्क ओनर का, जो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका नाम और एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे। फिर हम डिवीज़न ऑफ क्लास बताएंगे, क्योंकि जैसे 34 क्लास में बांटा गया है प्रोडक्ट्स को और 11 क्लासेस में सर्विसेज को बांटा गया है। ट्रेडमार्क के लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो हम उसमें क्लास डिफाइन करेंगे कि हम किस क्लास के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, कि हमारा जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो क्या है, उसका हम डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। ये ध्यान रहे कि जो कंप्लीट डिटेल का मतलब होता है कि कंप्लीट डिटेल, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी शॉर्ट कमिंग उस डिस्क्रिप्शन में नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था एग्जामिनिंग एप्लीकेशन। फिर जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होता है, ट्रेडमार्क जो ऑफिसर होता है, वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है कि भाई इसमें कुछ झूठ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, या कुछ भी धोखाधड़ी है, वैसे कुछ भी गलत तो नहीं है, या कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई शॉर्ट कमिंग, या कुछ भी कमी, किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं है। वो चीज़ को एग्जामिन करता है और उसके बाद में अपनी ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है इशू कर देता है। इन केस एनी ऑब्जेक्शन इज रेज, अगर उसे लगता है कि कोई कमी है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन उसको होता है, तो उसके रिप्लाई में एप्लीकेंट जो है वो जवाब दे सकता है। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्शन हो गया तो वो खत्म हो गया एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है। एप्लीकेंट के पास टाइम मिलता है उसे जवाब देने का। फिर है पब्लिशिंग प्रपोज ट्रेडमार्क। प्रपोज ट्रेडमार्क एक वर्ड होता है, ये ट्रेडमार्क से थोड़ा अलग होता है। प्रपोज ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि भाई ट्रेडमार्क उसे हम देना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक दिया नहीं है, मतलब कि सपोज
टू बी गिवन ट्रेडमार्क। ऐसे है एक सिचुएशन है कि ट्रेडमार्क देने की सोच रहे हैं लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो वो अपने ट्रेडमार्क जर्नल में उस चीज़ को पब्लिश करेंगे, उनकी एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे, और उसके बाद में कोई अगर थर्ड पार्टी, फोर्थ पॉइंट में यही है, अगर कोई थर्ड पार्टी जो है उसको अपोज करना चाहती है, उसे लगता है कि भाई ये ट्रेडमार्क उनके पास है, तो वो उसके अगेंस्ट में फैक्ट्स वगैरह के साथ में ट्रेडमार्क ऑफिस में अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता किसी भी थर्ड पार्टी से, तो लास्ट पॉइंट में जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिसर है उन्हें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है कि उन्हें ट्रेडमार्क मिल चुका है। और जो ड्यूरेशन रहती है ट्रेडमार्क की वो रहती है 10 साल तक के लिए रहती है। 10 साल के बाद में आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है अगर आप चाहें तो, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स। अब ट्रेड का मतलब तो सभी को जैसे पता ही है कि भाई क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होता ही है। अब बाइंग और सेलिंग के केस में, ट्रेड सीक्रेट्स के केस में एक चीज़ होती है, जैसे अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अगर आपका चाहते कि भाई हिट हो जाए, चल जाए, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करने लगे, ऐसा ना हो कि भाई मीडियम सा या एवरेज में ना चले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास कोई एक अपना फार्मूला हो, अपना कोई मेथड हो, अपना कुछ अपना एक ओरिजिनल आइडिया हो, तभी आपका बिजनेस जो है बाकी सभी कंपनीज को आउट ग्रो कर सकता है, आउट स्कोर कर सकता है। आप सभी को ही कंपटीशन एक तरह से ख़त्म करने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ। मेरा एक रोल मॉडल है, उसका नाम है जैक मा। शायद आपको मैंने अगर कहीं नाम बताया तो पता नहीं मुझे, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी बताऊंगा, भी आगे भी बताऊंगा, प्लस 2 क्लास में भी काफ़ी बताऊंगा उसके बारे में, स्कूल लगेंगे तब तो खास तौर पर बताऊंगा ही। तो उन्होंने एक बार ये कहा था, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट। बेस्ट बनने की कोशिश कभी मत करो, बी द फर्स्ट। अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो एक ना एक टाइम ज़रूर आता है जब आप पीछे रह जाओगे, कभी ना कभी कंपटीशन में पीछे रह ही जाओगे, तो सब आपको भूल भी जाएंगे। हमेशा एक ऐसे काम करने की कोशिश करो जो सबसे पहले आपने ही किया है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ट्रेड सीक्रेट का मतलब यही होता है कि आप अपना कुछ आइडिया लॉन्च करो, अपना कुछ अपनी ओरिजिनलिटी रखो। जैसे भी किसी भी चीज़ के बनाने का फार्मूला है, कोई टेक्निक है, प्रोसेस है, प्लान है, कुछ भी है जो आपका अपना है, या लिस्ट ऑफ कस्टमर, कुछ भी हो सकता है। जो हो सकता है कि ओरिजिनल भी ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई ओरिजिनल होना ज़रूरी होता है। लेकिन उस ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका फार्मूला है, जो भी कोई प्लान मेथड, जो भी कुछ है आपका, उसे आप सीक्रेट रखना चाहते हो कि कोई आपका कंपटीटर उसे यूज़ ना कर ले। क्योंकि अगर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था पेप्सी एंड कोका कोला कंपनी का, जो पेप्सी बनाने का फार्मूला है वो पेप्सी के पास सीक्रेट है, किसी और कंपनी के पास वो फार्मूला नहीं है। अगर वो सीक्रेट जो है लीक हो जाता है तो क्या पेप्सी कंपनी अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो वो बेसिकली उस ट्रेड सीक्रेट को तभी रखना चाहते हैं जबकि वो अपने कंपेटिटर से आगे रहना चाहते हैं, उससे एडवांटेज गेन करना चाहते हैं, तो उन्हें बोला ट्रेड सीक्रेट्स। बेसिकली ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब क्या हुआ, राइट गिवन टू द क्रिएटर ऑन द बेसिस ऑफ विच ही एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हिज ट्रेड सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन जो वो सबसे बचा के रखना चाहता है, किसी को सबको बताना नहीं चाहता है। अब कंडीशंस क्या है ट्रेड सीक्रेट्स की, पहला है कि वो जिसे ट्रेड सीक्रेट बनाना चाहता है वो एक तरह से जो वो भी बनाएगा वो कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि मैं कोई एक न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं अब सभी से छिपाऊंगा, मतलब कि काफ़ी बड़ी चीज़ जो हो जाएगी, तो वो एक तरह कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाएगी, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि वो एक तरह कॉन्फिडेंशियल है। अब मैं आपको कोई न्यूज़ बता दूंगा तो आपको तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा उससे, क्योंकि बिल्कुल पता चल गई आपको। तो लेकिन लोग जो नॉर्मली होते हैं, अगर उनसे कोई बात छिपाई जाती है तो वो उनके लिए लगता है कि कुछ महंगी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, तभी बताई जा रही है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता ही है कि मैं फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में होता ही जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं काफ़ी कमर्शियली वैल्यूएबल होते भी हैं। जैसे किसी भी चीज़ का बनाने का फार्मूला है, कोई प्रोसीजर है, कुछ भी है, वो कमर्शियली वैल्यूएबल महंगे होते ही हैं, एक्सपेंसिव होते ही हैं। नेक्स्ट है एफर्ट्स किए जाने चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए भी। ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जस्ट बाहर फैला दें मार्केट में और हम बोले कि भाई हमारा ये फार्मूला चोरी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें खुद को भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि उस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए। नेक्स्ट है वेज टू कीप द इन्फॉर्मेशन सीक्रेट। अब कौन कौन से तरीके हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकते हैं, बाहर किसी को ना पता चले। जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं वो किसी जगह पे लॉक रखेंगे जहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही एंट्री पॉसिबल हो पाएगी, मतलब कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन एक जगह से ऐसी भी सीक्रेट रखी जा सकती है जहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अगर हम बना लेते हैं, रजिस्टर अपना करा लेते हैं, तो उसके
हेल्प से भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रख सकते हैं। अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया में भी रख सकते हैं कि पासवर्ड या किसी हैंड स्कैन या थंब स्कैन या फिर आइरिस स्कैन के बिना वो डोर ओपन नहीं हो पाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स की इसमें ट्रेड सीक्रेट्स में कमी क्या क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने किसी भी पर्सन ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं रखा हुआ है, तो उस केस में वो अपने ट्रेड सीक्रेट के अगेंस्ट में अगर कोई यूज़ करता है, उससे ट्रेड सीक्रेट को लीक हो जाता है, तो उस केस में लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ कमी है कि ट्रेड सीक्रेट रखने के लिए आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रखना ही पड़ता है। ये तो इसकी कमी है कि आपको अगर इसके बिना आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारे इस चैप्टर का या फिर इस टॉपिक का भी, इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं GI भी बोलते हैं। तो आपको ये याद भी करना है कि GI भी इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ GI। तो GI का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। अब जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया में या वर्ल्ड में काफ़ी सारी जगह होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर एक ही किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, तो उस चीज़ का नाम जो होता है उस जगह से फेमस हो जाता है कि भाई अगर जैसे कि आगरा पेठा आपने सुना ही है, नागपुर ऑरेंजेस आपने सुने ही हैं, या फिर जयपुर को जैसे पिंक सिटी कहा ही जाता है। साउथ इंडिया आप जाओगे तो डोसा इडली आपको माइंड में आएगा ही आएगा, या फिर जैसे कि हरियाणा है तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे, हरियाणा पंजाब में। तो वैसे ही जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है कि इसमें एक तरह से राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई जो किसी पर्टिकुलर एक जगह पे हम चीज़ बना रहे हैं, वो जो हम नाम रख रहे हैं सिर्फ उसी का ही रखा जाएगा। पूरे दुनिया में या पूरे इंडिया में कोई और कहीं और पे नाम उसका नहीं रखा जा सकता है, वो एक तरह राइट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है दार्जिलिंग का, आपको पता है कि दार्जिलिंग की चाय होती है, तो अगर चाय कोई बन रही है तो वो सिर्फ दार्जिलिंग की ही कहलाई जाएगी। मतलब कि एक तरह दार्जिलिंग की अलग क्वालिटी की चाय होती है। कोल्हापुरी की चप्पल आपने सुनी होगी, मूवीज़ वगैरह में अमिताभ बच्चन के डायलॉग में सुनी होगी। मैसूर की सिल्क होता है, बीकानेरी की भुजिया होती है। तो ये लिस्ट क्लियर कर रही है एक तरह से कि डिस्टिंक्शन जो होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, वो एक तरह से उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होगा कि जो बासमती चावल है वो बेसिकली उसका जो मतलब होता है वो होता है लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, और लॉन्ग ग्रेन का मतलब है कि लंबा उसका जो अनाज का दाना है वो लंबा होता है, तो उसे हम बोलते हैं बासमती राइस, जो कि बेसिकली इंडिया में किसी 7 स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। और वो 7 स्टेट्स हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, HP था ऊपर, यूपी एंड जम्मू कश्मीर। तो ये 7 स्टेट्स हैं। इन 7 स्टेट के अलावा बासमती राइस कहीं भी नहीं हो सकता, पूरे इंडिया में नहीं हो सकता है। बल्कि बासमती जो नाम है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ प्लेन्स ऑफ गंगा में ही बनता है, तो उसके अलावा पूरे इंडिया में कोई इस नाम को यूज़ नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेन कंडीशंस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस अंडर द GI। मेनली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ही इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर या कोई ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क वगैरह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, या आर्टिस्टिक गुड्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। इसमें जो होते हैं नेचुरल गुड्स या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स, वो ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिर है द प्रोडक्ट इज़ आइदर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेशल और यूनिक जियोग्राफिकल एरिया। मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही वो चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, ऐसा नहीं कि भाई हर जगह पूरे इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन है कि आपको अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जगह आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मैं बासमती चावल बनाना चाहता हूँ, तो मैं उड़ीसा में नहीं बना सकता, मुझे इन 7 स्टेट्स में ही बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के साथ काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट द प्रोडक्ट्स टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर द GI शुड हैव सच स्पेशल फीचर्स एज आर रिलेटेड टू ओनली ए स्पेशल एरिया। अगर जैसे मुझे बासमती चावल, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट में एग्जांपल दे दिया है कि उसी एरिया में बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ रजिस्टर्ड है, और कहीं मैं बना ही नहीं सकता ना, या फिर अगर बना भी रहा हूँ तो उसका कोई नाम नहीं रख सकता है बासमती चावल। फिर है जनरली द GI राइट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्ट, बट इन सर्टेन कंट्रीज सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द GI सिक्योरिटी। जनरली क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं के साथ में GI सिक्योरिटी हमें मिलती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे सर्विसेज को भी GI सिक्योरिटी मिल जाती है। अब हमारा आता है 7 पॉइंट का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जनरल जियोग्राफिकल इंडिकेशंस।
कि अगर हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी। बाकी सभी की तरह इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे इस डेफिनेशन के अंडर, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स अपना इंटरेस्ट जो है वो बता के डिजायर्ड प्रोडक्ट के बारे में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे GI में। इन द एप्लीकेशन स्पेशल फीचर जो होंगे प्रोडक्ट के और मैप जो होगा पर्टिकुलर एरिया का वो भी उसमें डिफाइन किया जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि वो सिर्फ हम प्रोडक्ट का बता देंगे या लोकेशन बता देंगे, हम प्रॉपरली उसमें अपना जो मैप है वो भी उसमें डिफाइन किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा, उसकी फ़ोटो उसमें भेजी जाएगी, स्कैन कॉपी। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी। प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि जो भी उसमें फैक्ट्स या जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच है या झूठ है, सही है या गलत है। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो एप्लीकेंट उसमें से अपनी जो डेफिशिएंसी है, डिस्क्रिपेंसी है, उसे दूर करने का उसे टाइम मिलता है 1 महीने तक का। 1 महीने में उसे दूर करनी पड़ती है। लास्ट में फिर होता है कि एग्जामिनेशन होता है रजिस्ट्रार के द्वारा। रजिस्ट्रार उसका हो सकता है कि फिजिकल उसका एग्जामिनेशन भी करे, उस एरिया में जाके वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन करेगा, थोड़ा एग्जामिनेशन करेगा, हर चीज़ का स्टडी करेगा। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन मिलता है तो एप्लीकेंट को जब टाइम मिलता है 2 महीने का उसका रिप्लाई करने का। और अगर रजिस्ट्रार उससे फुली सेटिस्फाइड होता है तो वो एक तरह से सैंक्शन कर देता है एप्लीकेशन को। सैंक्शन करने के बाद में वो पब्लिश करता है अपने उसके GI की एप्लीकेशन को अपने ऑफिस जर्नल में 3 महीने के अंदर अंदर सैंक्शन करने के। नॉर्मली पहले महीने में ही हो रहा था, लेकिन 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है कि आप तब तक कर सकते हो। 3 महीने के उसके पब्लिशिंग के बाद में कोई भी थर्ड पार्टी 3 महीने के अंदर अंदर उस जर्नल को देख के आपके GI इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन को अपोज कर सकती है, अगर उसे लगता है कि भाई आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो, आप उसकी जगह यूज़ कर रहे हो। तो इसमें एक एग्जांपल भी है, ये आपको एग्जांपल समझने वाला है, आपको लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था राइस टेक इनकॉर्पोरेटेड, जिसने एक एप्लीकेशन सबमिट कराई थी US पेटेंट ऑफिस में फॉर नेमिंग द राइस प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया बासमती चावल। मतलब कि वो एक तरह से इंडिया से बाहर प्रोड्यूस कर रहे थे जिसका नाम था बासमती, और लेकिन उन्होंने पेटेंट जो राइट था वो रजिस्टर करवाया था US ऑफिस में, US पेटेंट ऑफिस में। ठीक है, इंडिया ने उस चीज़ को अपोज किया कि आप बासमती नाम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरह से बासमती जो है वो इंडिया के लिए रजिस्टर्ड है। तो ये जो ग्रांट था पेटेंट का वो एक तरह से कुछ मतलब कि काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता था। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चावल का वो उसको एडवर्सली इम्पैक्ट डाल सकता था इस पर। तो इसी वजह से रजिस्ट्रार ने ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 2 रीज़न थे। एक तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता, और इंडिया में वो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं थी, वो चीज़ रजिस्टर्ड थी US ऑफिस में, तो वो इंडिया भी इतना नहीं कर सकती थी। अपोजिशन के बाद में उन्हें एक तरह रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी, उन्हें एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उसके बाद में कोई भी वो चीज़, कोई भी वो जगह किसी और नाम से यूज़ नहीं कर सकेगा। इसका ड्यूरेशन रहता है 10 साल तक का, कि 10 साल तक के लिए आपको वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाती है, आपको राइट मिल जाता है कि भाई आप बासमती चावल का जो नाम है वो यूज़ कर सकते हो, और वो इन्हीं 7 स्टेट में ही बनेगा। उन 10 साल के बाद में आप फिक्स फी पे करके आप उसे रिन्यू चाहें तो करा सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा जो 8 चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। हमने उसे टाइप्स पढ़े थे, कॉपीराइट, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स। और यही था हमारा 8 चैप्टर, और इसके साथ में हमारा 8 चैप्टर पूरा हो चुका है। हमारा 80% सिलेबस से पूरा हो चुका है। हमारे 2 चैप्टर्स बचे हैं, जिनमें से जो 10th चैप्टर है काफ़ी छोटा सा ही है, तो हमारा वो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। हम मंडे से शुरू करेंगे 9th चैप्टर आपका, जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मोस्टली अगर मैं सच बताऊँ तो आपको 9 चैप्टर ऐसा है जो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो। बेसिक जो है इसके बारे में वो पढ़ चुके हो। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रीज़ के अंडर पढ़ लिया था आपने कि ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रेड आप पढ़ चुके हैं, इंटरनल ट्रेड आपका पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा दे रखी है, बस वो आपको समझनी है। 9 चैप्टर में आपको मैक्सिमम 9-10 दिन लग जाएंगे, और 10 चैप्टर में आपको मैक्सिमम 3-4 दिन लग जाएंगे। तो आपका फुल सिलेबस जो है नेक्स्ट 15 डेज में पूरा होने वाला है। तो आई होप कि सभी जाग जाएं और शुरू कर दें, जिससे कि बाद में बर्डन ना बने। थैंक यू।